आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज के हमारे बातों बातों के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी मित्रों का, देश भर से, प्रदेश से और भोपाल शहर से जुड़ने वाले साथियों का। रवि जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप आज ज्वाइन हो गए। 6:35 पर डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन जी आएंगी। उसके पहले आप सभी मित्रों को मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन, उनके आदर्श और हमारे राष्ट्र के लिए किए गए योगदान को लेकर उन्होंने एक बहुत सुंदर सी एक कथा, जो लगातार एक बार हम जब सुनने बैठते हैं तो उसको सुनते रह जाते हैं। उन्होंने शोभना जी ने उसको विकसित किया है और उसको बहुत ही अच्छे प्रवाह के साथ कहते हुए वे आरंभ से अंत तक, कब लगभग हम 1.25 घंटे के भीतर एक पूरे जीवन चरित्र को जान पाते हैं। उस चरित्र की दृढ़ता को लेकर, संवेदना को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर, उनकी मेधा और जीवट को लेकर जिस तरह से वो व्याख्यायित करती हैं, वो सब कमाल का होता है। यह अपने आप में बड़े अनुभव रहे हैं और मैं स्वयं बहुत निजी रूप से लगभग 7-8 बार अलग अलग शहरों में गांधी कथा जो शोभना जी ने की हैं उनका मैं साक्षी रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब वे व्याख्या करती हैं, जब वे उद्बोधन करती हैं, तो हमारे सामने बापू का एक पूरा बिंब उपस्थित हो जाता है। उनकी पूरी ऊष्मा को हम अपने आसपास महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि आज भी वो हमारे बीच हमको मार्गदर्शित कर रहे हैं। विशेष रूप से अभी गांधी जी के 150वें जन्मवर्ष के अवसर पर शोभना जी की गांधी कथा को देश दुनिया के अलग अलग स्थानों में सुना गया, देखा गया। वहाँ से एक पूरी यात्रा शुरू हुई। शोभना जी आ चुकी हैं, मैं उनको जोड़ लेता हूँ और हम उनसे ही सीधे बात शुरू करते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार सुनील जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज आ रही है। मुझे भी आपकी आवाज सुनाई दे रही है और सभी आपका आपको मेरा स्वागत है। नमस्कार जी। यहाँ पर सब हमारे आपके चाहने वाले, आपके मिलने जुलने वाले कुछ मेरे मित्र, हम सारे लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। स्मिता दनानी जी से आज दोपहर को हम लोग चर्चा कर रहे थे जी। वो भी उनका इसमें इंस्टाग्राम में बहुत पहले का अकाउंट था और उन्होंने बहुत रुचि लेकर इसमें आना चाहा। वो आई हैं, वो स्वागत हेलो कर आपका। रही हैं आपको और हेलो। मैं भी उनको नमस्कार कर रहा हूँ, स्मिता जी को, बॉम्बे से। और हमारे सभी बान सिंह बोधिया जी हैं, सुंदरलाल मालवी लोक गायक हैं उज्जैन से। जी। उसके अलावा पीता गडकरी हैं, पेंटर, भोपाल से। वसंत भार्गव जी हैं, काफी इस समय धीरे धीरे करके सभी ज्वाइन होते जाएंगे। जी। और ये इस समय मैं आपको सूत काटते हुए देख रहा हूँ। ये जी। पोनी, हम पोनी कहते हैं ना इसको। जी, पूनी है ये और हम ये तकली है। तकली है। हाँ। ये हम लोग की बचपन की स्मृतियों में रहा है। जब हफ्ते में एक बार शनिवार को बाल सभा हुआ करती थी तो तकली से सूत काटना पड़ता था। एक पोनी और एक तकली लेकर हम लोग आते थे जी। और वो पूरा एक सिलसिला चलता था। जिस समय एक 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 पीरियड होता था जो नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इस तरह के जीवन मूल्यों की बातें जी। जिसमें हमारे अध्यापक आपको सिखाया करते। आप तो कितने आत्मविश्वास के साथ सूत काट रही हैं। ये आपका दैनिक कर्म है? हाँ, दैनिक कर्म है। मैंने 5 साल की उम्र में ही चरखा चलाना सीख लिया था। हाँ और हाँ फिर जो सेगांव का स्कूल था नई तालीम का, उसमें हाँ तो चरखा और तकली, शुरुआत में तो तकली सिखाई जाती है, उसके हाँ बाद ही और स्पिनिंग शुरू होती है चरखे पे।
तकलीफ तो हाँ एग्जाम्स भी दिए हुए हैं मैंने, क्योंकि बाकायदा हाँ परीक्षा होती थी हमारी। हाँ, उसके नंबर भी जुड़ते थे। जी जी, नंबर भी जो एक जुड़ते थे। एक्टिविटी का एक पीरियड होता था, उसमें उसके नंबर भी हाँ जुड़ते थे। जी जी। तो ये तो सेवाग्राम से मेरा जन्म तो सेवाग्राम में हुआ, सेवाग्राम हाँ आश्रम में। हाँ क्योंकि गांधी जी का वो अंतिम आश्रम था जो उन्होंने जी 1936 में स्थापित किया था, और हाँ 1944 तक वो वहीं पे थे। तो वहां जी जी पे बा और बापू आकर ग्राम्य जीवन में वो समरस हो गए थे, सेवाग्राम आश्रम में। हाँ एक हाँ तरह से रचनात्मक कार्यक्रमों का वो ट्रेनिंग ग्राउंड था, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, जी जी जिसको कि आज की दुनिया में सोशल वर्क कहते हैं। लेकिन गांधी जी ने ये शुरुआत बहुत दिन पहले कर दी थी, और युवाओं को, जो उन्होंने देश भर के युवाओं को आमंत्रित किया था कि आके स्वाधीनता संग्राम के लिए तैयार हो जाइए, और हाँ गांव में जाके गरीबों के साथ काम करना सबसे हाँ पहली ज़रूरत थी। तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और पिताजी भी बहुत इंस्पायर्ड रहे, राधा कृष्ण जी बचपन से ही गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे थे, जेल भी हाँ गए। और फिर तो वो नई तालीम के पहले प्रिंसिपल बने। ये नई तालीम शिक्षा पद्धति जो है, वो गांधी जी की शिक्षा पद्धति है, जो उन्होंने पहले तो टॉल्स्टॉय फार्म में शुरू किया था, साउथ हाँ अफ्रीका में। लेकिन भारत आने के बाद उनको सही ढंग से उसके ऊपर प्रयोग करने का जो मौका मिला, वो सेवाग्राम आश्रम से था। तो मैं और मेरा भाई, हम तो गांव के स्कूल में ही पढ़े, और सबसे उसकी खासियत ये थी कि वो था स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन और स्वावलंबन का पाठ। तो खेती हाँ करके जो उगाते वही पकाते। और जो कपास उगाते थे, आजकल वो टिड्डी दल ने आके जो कपास पर अटैक किया, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसी को फिर साफ करके, पींज के, फिर ओट के, फिर ये पूनिया बना के हम कपड़े बनाते थे। वहीं पे बुनाई की भी हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी कि सब कुछ जो भी चाहिए जीवन के लिए, सब कुछ ट्रेनिंग नई तालीम से मिलती थी। ऐसे हाँ ऐसे मैंने शुरुआत की, लेकिन मेरे नृत्य की भी शुरुआत वहीं से हुई। हाँ। आपने एक बताया था कि आपने खजुराहो में 1980 में। हाँ, काफी साल हो गए, शायद पहले पहले ही, शायद या तो पहला फेस्टिवल था या पहले के कुछ फेस्टिवल्स थे वो। जी जी। मंगला भट्ट और जी ज्वाइन हुई है हैदराबाद से, कथक नृत्यांगना, जो आपसे आपको नमस्कार। संवाद भी हुआ था। हम्म, आपने ओडिसी सीखा था? जी, गुरु केलुचरण महापात्र जी से मैंने ओडिसी सीखा हुआ है। हाँ और हाँ गुरु जी के साथ तो बहुत हमारा बहुत ही आत्मीय संबंध रहा। शुरुआत के दिन थे, माधवी और माधवी मुदगल, हाँ मैं, हाँ हाँ और गुरुजी एक डांस ड्रामा तैयार कर रहे थे, शायद कृष्ण राधा या ऐसा ही कुछ था। तो मुझे हाँ राधा बनाया था और माधवी थी कृष्ण। लेकिन हाँ संयोग ये हुआ कि शादी की होने की वजह से फिर मैं चली गई थी यहाँ से। हाँ तो प्रतिमा बेदी जी फिर उसकी राधा बन गई। हाँ तो हाँ बाकी तो हिस्ट्री है। लेकिन गुरुजी का बहुत प्रेम रहा। और मैं कला विकास केंद्र है कटक में, वहां पे भी जाके मैंने शिक्षा प्राप्त की। हाँ हाँ लेकिन सेवाग्राम से शुरुआत इसलिए हुई कि सेवाग्राम पर शांति निकेतन का बहुत प्रभाव था। हाँ जैसा कि आप जानते हैं, गुरुदेव और गांधी जी का बहुत आत्मीय और बहुत प्रेमिल संबंध था। वे उन्हें बिल्कुल। गुरुदेव कहते थे, और वो गुरुदेव उनको महात्मा कहते थे। एक दूसरे को बहुत हाँ आदर से प्रणाम करते थे। हालांकि उनके मतभेद भी थे, पर मनभेद कभी भी नहीं था उनके बीच में। तो इस तरह के वातावरण से जो वहाँ के टीचर्स थे बहुत सारे, वो सेवाग्राम आ गए। और हाँ बल्कि जब शांति निकेतन में दिक्कत आ गई थी, तो गांधी जी ने फिर फंड रेजिंग भी की थी उसके लिए। और हाँ हाँ पहले जब साउथ अफ्रीका से वो आए थे बच्चों को लेके हम्म, 1915 में, तो सारे बच्चों को वहीं पर टिकाया था, शांति निकेतन में ही थे। और वहाँ आज भी 10 मार्च को बापू हम्म, दिवस या कुछ बंगाली में कहते हैं उसको, वो मनाया जाता है। जब सब लोग स्वावलंबी हो जाते हैं, तब छुट्टी दे दी जाती है सारे लोगों को। और हाँ वही पकाते हैं, खाना पकाना, सफाई वगैरह करते हैं, बस एक ही दिन। लेकिन लेकिन गांधी जी के आश्रम में तो हर वक्त ही स्वावलंबन था। अरे वैसे आपके पिता कहाँ से आए थे? उनके आज मतलब वो भी गुजरात के थे, या वो कहीं वो दक्षिण से थे?
हम तो दक्षिण भारत के हैं, तो हमारा जो बहुत परिवार है वो राजगुरु का परिवार रहा, बड़हल हाँ। अयंगार से हम लोग, जो अच्छा कि अच्छा। रामानुजाचार्य की परंपरा के हैं हम लोग। हाँ। जी। तो हमारी ट्रेडिशनली हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो राजगुरु ही थे, तो मठों के साथ संबंधित थे। तो हमारा जो था, हमारे बड़े लोग वो परकाल मठम से संबंधित थे। हम्म। और ये वैष्णविज्म का है, विशिष्टाद्वैत वैष्णविज्म की जो शाखा है रामानुजाचार्य की, 1000 साल हम्म। होने लगे हैं अभी। तो वहां से शुरुआत, लेकिन पिताजी तो रंग गए थे गांधी जी के रंग में, तो वो हाँ तो हाँ। चल दिए। बनारस में उन्होंने अपना मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, और बहुत बड़े सारे ऑफर्स थे उनके लिए, पर वो बीच में आए। हाँ। गांधी जी के रंग में रंगा हुआ एक नवयुवक जो 24 साल का था, मद्रास सेंट्रल स्टेशन में बैठ के दुविधा में है कि इस तरफ जाऊं अपने घर अपनी जिम्मेदारी निभाने, या अपने स्वधर्म को करूं। तो उन्होंने गीता का पन्ना जब खोला, भगवत गीता का, तो उनको आदेश हुआ स्वधर्म ही करना ठीक है। वो श्लोक अभी मुझे याद तो नहीं आता है, लेकिन वो पढ़ के फिर वो सीधा सेवाग्राम चले गए। और वहां पे जो शांति निकेतन से आई हुई थी आशा देवी आर्य नायकम जी, और जो आर्य नायकम जी थे, ERW आर्य नायकम जी, वो गुरुदेव के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने हाँ। पिताजी को अपना बेटा बना लिया। फिर तो हम उन्हीं के परिवार के ही हो गए। फिर उसके बाद वे गए थे राजपुरा में, जब ये शरणार्थी आए थे, उस समय की बात है 1949 में। उनकी रिहैबिलिटेशन और एजुकेशन का पूरा प्रोग्राम पिताजी ने संभाला। तो वहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर के साथ काम किया, वो मिनिस्टर थी हेल्थ की और एजुकेशन की। और बीबी अमतुस सलाम, अब तो नाम भी नहीं जानते हैं, वो पटियाला के नवाब की बेटी थी, जो गांधी हम्म। जी की फॉलोअर बन गई थी। तो वो लोग, वो सब ने, उन्होंने बल्कि मेरा नाम बहुत सुंदर पंजाबी ढंग में भी रखा हुआ है, और वो नाम है राज रानी, इतना वो प्यार करते थे। और बस फिर वहां से सेवाग्राम वापस लौट गए। पिताजी को कहा भी कि आप आ जाइए गवर्नमेंट में, आपको मिनिस्टीरियल बर्थ देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, बैक टू सेवाग्राम। तो हम लोग सेवाग्राम आ गए, और फिर वहां से विनोबा भावे जी का भूदान भूटान यात्रा शुरू हो आंदोलन। गई थी। जी। तो उसमें इन्वॉल्व हो गए। और फिर सारी, गांधी जी के जाने के बाद सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो गांधी जी ने चलाई थी, उनको हम्म। एक अम्ब्रेला में लाके सर्व सेवा संघ बनाया था। हम्म। तो वहां जाने का संयोग बना। लेकिन इस बीच में आश्रम में हर फंक्शन में हर समय डांस होता था, अल्पना होती थी, बहुत सौंदर्य का जो भी एक माहौल था गांधी जी के आश्रम में, वो शांति निकेतन का इन्फ्लुएंस है। तो शरद बहुत हाई। पूर्णिमा के समय जाके टेकरी पे पिकनिक मनाना, और हर फंक्शन, हर त्योहार को मनाना, और वो भी अल्पना से, फूलों से, डांस से, म्यूजिक से। तो वो तो अपनी जन्म घुट्टी में ही मिलता चला गया मुझको। लेकिन जब बनारस आए तो वो बहुत बड़ा एक अलग ढंग का आश्रम रहा। तो आश्रम का तो सहजीवन होता है ना, जिसमें हम्म। 400-500 से ज्यादा परिवार रहते हैं विभिन्न प्रांतों के, देशों के। तो भाषाएं भी आ गई मुझको सारी, इसीलिए मैं बहुत सारी भाषाएं बोल सकती हूँ। हाँ, आप चमत्कारिक रूप से आप तो यहाँ पर हम जो भी मेहमान आए आपने सबसे उनकी भाषा में ही जी। संवाद किया और बात कही। तो शिक्षा तो वही तो। मराठी में हुई थी मेरी, इसीलिए मेरी प्रारंभिक शिक्षा मराठी की आहे. तर मी आता विसरून गेली, मराठी मला चांगलं नाही येत. सो यहाँ तो मराठी की बात हुई। फिर बनारस जब पहुंचे तो हमें जेडू कृष्णमूर्ति जी के फाउंडेशन फॉर न्यू एजुकेशन, अब उस राजघाट बेसिन स्कूल में हमारा दाखिला हुआ। वो गंगा हम्म। और वरुणा के संगम पे वो स्कूल था, बहुत सुंदर हमारा स्कूल। और वो अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि कहा जाता है कि बोध गया से भगवान बुद्ध जब सारनाथ के रास्ते चले थे, तो हाँ राजघाट पे वो पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे है हमारा स्कूल, बहुत सुंदर वाइब्रेशन से। और गुरुदेव ने भी बिल्डिंग बनाने के लिए अपने यहाँ से लोगों को भेजा था, तो हमारी असेंबली हॉल जो है वो बहुत सुंदर है। तो वहां से भी डांस की विधिवत ट्रेनिंग शुरू हो गई। कलकत्ता, ये शांति निकेतन के ही डांस टीचर थे हमारे, नटराज राजा राम जी, उनसे फिर शुरू हो गई। तो परफॉर्मेंसेस भी शुरू हो गए वैसे तो, क्योंकि स्कूल में करना ही पड़ता था, तो हम्म। बाहर भी परफॉर्मेंसेस शुरू हो गए। तो ये विधिवत भरतनाट्यम की ट्रेनिंग शुरू हो गई।
लेकिन चूंकि हम गांधीयन और सर्वोदय परिवार के हैं और गांधी कार्य ही करते हुए चले आए हैं, पिछले 5 दशक से भी ज्यादा पिताजी ने गांधी कार्य ही किया, हमने भी गांधी कार्य ही किया है। तो साथ साथ दोनों चले, सामाजिक कार्य, रचनात्मक कार्यक्रम और नृत्य का जो भी मेरा चला। तो इस तरह फिर गांधी सेंटिनरी में जब हम दिल्ली आ गए, और तब गांधी पीस फाउंडेशन में पिताजी सेक्रेटरी बने, और बहुत सालों तक उसका एक बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, जहाँ पे कि डांस की ट्रेनिंग अब जाके त्रिवेणी कला संगम में गुरु गोविंद राजन जी के साथ मैंने सीखना शुरू किया। तभी केलू बाबू भी आए थे, दिल्ली आए थे त्रिवेणी में। तो कल बस। हमारे कल हमारे अतिथि राघव राज भट्ट जी थे, वे भी आ हाँ। गए हैं, आपको ओ नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार राघव जी, बागुनारा मीरू। और मंगला जी लिख रही हैं, कितनी सुंदर यात्रा। मंगला जी राघव जी। राज जी की धर्मपत्नी है और और बहुत बहुत, बड़ी डांसर। हाँ मैंने देखा, उन इतनी सुंदर है वो, मैंने कल झलक देखी थी, लास्ट में ही आई थी आपकी गुड़ी डांसर। और मैं बता दूं कि ये जो आपके साथ संवाद हो रहा है, ये टीम वर्क में है। रवि जी ना होते तो मैं शायद यहाँ तक ऑनलाइन करने लायक भी नहीं होती। तो आप रवि जी से भी हेलो कर लीजिएगा जाने से पहले, और मुझे हाँ हाँ, धन्यवाद नहीं देना बहुत जरूरी है उनको। नहीं, रवि जी से तो मेरा पहली बातचीत तो हमारी रवि जी से ही हुई है, जी शुरुआत, आपसे परिचय। तो जी। उनसे बगैर मिले तो ये बात पूरी होगी नहीं, बिल्कुल, और उनके क्योंकि बगैर साथ नहीं मिले तो मेरा भी ये काम नहीं होगा। नहीं, सही बात है, वो एक सेतु का की तरह है वो, जो आपको पूरे समाज से, दुनिया से जोड़ते हैं, और जी उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मैंने ये देखा है, बहुत। तो चिंता उनका जो करते हैं। साथ है, मैं उसके बगैर तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो खैर, ये डांस का सिलसिला जब उड़ीसी भी चला, साथ साथ मेरा ये भी चला। और उसी समय क्या हुआ, सेंटिनरी के बाद तुरंत ही बांग्लादेश का वॉर आ गया था। हाँ उसका जो 72 में जो बांग्लादेश में जीनोसाइड हो रहा था, तो जयप्रकाश नारायण जी और पिताजी ने हाँ इंटरनेशनली इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया, तब जाके ध्यान दिया उस पर। शेख मुजीब भी आए थे, तो ऐसे बहुत महानुभाव हमारे घर पे आए हुए। उस समय फिर जो शरणार्थी आए थे, क्योंकि पिताजी को बहुत अनुभव था पंजाब का, हम्म, राजपुरा में उनका जो काम था बहुत बड़ा विस्तृत 5 साल का काम था। तो उनको फिर वो भी जिम्मेदारी दी गई बांग्लादेश के शरणार्थियों की, तो वहां भी काम किया। इसी बीच बागी आत्मसमर्पण करना चाहते थे, तो माधव सिंह जी आ गए घर पे। वो जरा अपना चेहरा मोहरा चेंज करके आ गए, पता ही नहीं था माधव सिंह है। माधव तो सिंह, मोहन सिंह, हाँ, तो वो जो जब आए तो भिंड मुरैना में हाँ जो आत्मसमर्पण हुआ था हाँ हाँ, लखीसराय में। उन्हीं उन्हीं के। तो वो आके बैठ गए, अम्मा से बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जेपी से मिलना है, जेपी बगल के हमारे गेस्ट रूम में थे। तो उन्होंने कहा कि कोई मिलने आया है, लेकिन बाद में जाके माधो सिंह ने कहा कि मैं तो माधो सिंह हूँ, मैं मुझे मेरे सर पे इतना सारा प्राइज मनी है, तो मैं अपना वेश बदल के आया हूँ। तो फिर वो आत्मसमर्पण की सारी बातें वहां पे हुई। लेकिन माधो सिंह की अम्मा के साथ एक बहुत बड़ी स्पेशल बात थी। उनकी वाइफ और बच्चों को रादौर करके एक गांधीन इंस्टीट्यूशन है, वहां रखा था। अब वो मिलना हाँ चाहते थे, तो हमारी अम्मा ने उन हाँ दोनों को फिर हमारे ही बेडरूम में मिलाया एक रात के लिए, कि वाइफ से नहीं मिल पा रहे थे। तो ये भी बहुत सहयोग रहा। और फिर जब भिंड मुरैना में आत्मसमर्पण हुआ जेपी के हाँ सामने, तो हाँ। भी बहुत हम लोग का रोल रहा। मेरे भाई ने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत ही हिस्टोरिकल फिल्म होती वो। तब श्रवण अच्छा, गर्ग जी, हाँ श्रवण हाँ, गर्ग जी है ना, आपको याद है, उन्होंने लेख श्रवण लिखे गर्ग थे। जी उस पूरे आंदोलन में शायद अनुपम मिश्र, श्रवण गर्ग, इन सब की प्रभाष जी, नेतृत्व की, प्रभाष जोशी जी। प्रभाष जोशी, हाँ ये सब उस अनुपमन, हाँ समय, अनुपमन जी। अनुपम मिश्र, मुझे वही याद है कि जी इन सबने उस आत्मसमर्पण के अभियान में बड़ा हाँ, महत्वपूर्ण योगदान। क्योंकि एक पिताजी ने उनको लिखने के लिए कहा था इसके बारे हाँ में। हाँ, तो ये सब उस समय के बहुत जुझारू गांधीवादी और गांधी चेतना के लिए काम करने वाले जी। लोग रहे। तो ये सब गांधी कार्य के यात्रा तो चलती ही रही, निरंतर नृत्य भी चलता रहा, परफॉर्मेंसेस भी होते गए। और ऐसे करते करते ये काफी सूखा पड़ा था, तो यूथ अगेंस्ट फैमिन प्रोग्राम चला था, जिसकी वजह से हाँ एनएसएस बना एक्चुअली गवर्नमेंट में। तो बहुत हजारों युवकों को पिताजी ने
अपने सारे साथियों के साथ मिलकर समर के महीने में कैंप्स में लगा के लोग कुआं खोदना, बावड़ी खोदना, ये सब जो कार्यक्रम थे उस समय वो सब भी किए। तो हम भी कैंप्स में ही जाते थे और बड़ा ओवरलैपिंग रोल होता था, कभी डांसर बन जाते तो कभी भाई खुदाई करने लग जाते थे तालाब की। तो ऐसा एक बहुत आनंदमय जीवन हमने बिताया था। तो इतने में टोटल रेवोल्यूशन का बिगुल बज गया जयप्रकाश नारायण जी का। और हाँ पिताजी के साथ तो बहुत ही उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था और गांधीवादी तो थे। और आपको एक और बता दूं, बनारस में जब हम थे तब शेख अब्दुल्ला कोड़ई कनाल में थे नजरबंदी में। हाँ तो जयप्रकाश जी ने पिताजी को और नारायण देसाई जी को वहां भेजा, उनसे बात करके उनको जो छुड़ाने में भूमिका रही पिताजी की पीस मिशन में, नागालैंड के पीस मिशन में, बहुत उल्लेखनीय है। तो यही हमारा बैकग्राउंड चलता रहा। अब दिल्ली में डांस भी होता रहा, लेकिन ये टोटल रेवोल्यूशन में भी आ गए सारे लोग। जेपी आके घर में थे, 25 जून की रात को उन्होंने रामलीला मैदान में भाषण दिया और फिर वापस आए, खाना खाया। उसी रात को 3 बजे पुलिस आ गई उन्हें पकड़ने के लिए। हम्म, तो भाई के कनपट्टी में बंदूक लगा के उन्होंने कहा कि सीधा लेके जाओ, नहीं तो देखो हम क्या करेंगे। हम लोग तो अंदर सो रहे थे, खैर गर्मी के दिन थे। और फिर जेपी को ले गए, पिताजी को भी अंडरग्राउंड होना पड़ा। ये सारा मूवमेंट जो चल रहा था संपूर्ण क्रांति का, उसके लिए व्यवस्था करके फिर वो जेल चले गए तिहाड़ में। तो फिर हम्म, हमारे लिए बहुत समस्या आ गई, हमारे परिवार को बहुत हैरस किया गया। इतना बुरा हाल हो गया कि रामनाथ गोयनका जी जो उस समय इंडियन एक्सप्रेस में सर्वे सर्वा थे, अटल जी थे, आडवाणी जी थे, वो हम्म, लोग सब खैर मदद में आए। पिताजी अंडरग्राउंड चले गए, जेल में गए, तो तब उन लोगों ने कहा कि नृत्य की शिक्षा करने के लिए तुम मद्रास चले जाओ। तो मैं हाँ और अम्मा मद्रास चले गए दिल्ली छोड़ के। और वहां पे फिर सरोजा खोकर जी, जो श्रीमती सरोजा मोहन खोकर जी का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। उनकी पत्नी है फर्स्ट डिसाइपल ऑफ काटुमन्नार कोइल मुत्तुस्वामी पिल्ले, बहुत सुंदर बानी है, उनसे सीखा। उस समय कलानिधि नारायणन जी जो बाद में बहुत विख्यात हुई अभिनय के लिए, उनसे सीखा। हम पहले पहले स्टूडेंट्स थे उनके साथ, कविता, रसिका खन्ना में, दिल्ली से हम लोग पहले पहले स्टूडेंट्स थे। तो बहुत ही सुंदर जावली और पदम का अभिनय हम लोगों ने उनसे सीखा। तो फिर एक बार ऐसा मौका आया कि काफी लोगों को परेशान करने, हमें परेशान करने लग गए थे इमरजेंसी के दौरान। पिताजी तो नहीं थे ना, वहाँ जेल में थे। तो फिर गोयनका जी ने कहा कि बॉम्बे चले जाओ और नालंदा डांस रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर कनक रेले के मार्गदर्शन हाँ में एमएफए करो। हाँ तो हाँ वहां चले गए। तो एक्सप्रेस टावर्स में ही रहते थे हम लोग और बहुत संघर्ष के साथ ये सारे जिंदगी के रास्ते काटे, डांस भी किया, पढ़ाई भी की। और इस तरह से जब इसमें से सारे में से निकले तो फिर शुरुआत कर दिया रचनात्मक कार्यक्रमों का, जो कि गांव में जाके महिलाओं के साथ महिला शांति दल बना के दलित महिलाओं के साथ खासकर उनके सशक्तिकरण के लिए 60 गांव में बहुत बहुत काम किया है, ताकि वो अपनी सारी समस्याओं को पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के द्वारा नॉन वायलेंट तरीकों से उसको सुलझा सके। तो ये तो रास्ता था गांधी जी का ही, लेकिन वहां से गांधी कथा कहनी भी शुरू कर दी। अच्छा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नृत्य आपके साथ साथ कितने लगा ही रहा। नृत्य लगा नृत्य रहा। आपका जो नहीं, एक पहला आपका रुझान था, और वो नृत्य ने आपको नहीं छोड़ा, आपने नृत्य को नहीं छोड़ा, और नहीं कितनी छोड़ा। कितनी जगहों की एक और यात्रा चीज ने की। भी नहीं छोड़ा, फिल्मों का शौक और गानों अभी का शौक। अरे क्या, अभी मंगला जी पूछ रही है, हम दोनों के दिमाग में एक बात अटक गई कि जो आपके भाई ने फिल्म बनाई थी वो कौन सी थी, उसके बारे में वही थोड़ा बागी बताइए। का आत्मसमर्पण जो बागियों का हो रहा था ना, हाँ तो हाँ। वो उन्होंने अपने उसमें लिखा है। मैंने पिताजी के ऊपर बहुत सुंदर किताब निकाली है। तो भाई ने एक लेख लिखा कि उस रात को वो मोहर सिंह के पास गए थे। छोटा ही था हम्म मेरा भाई, तो बहुत ही यंग सा था। वो वहां पे गया, मोहर सिंह एक टीले में बैठा हुआ था, टीले पे, और ये तीलियां लेके अपनी बीड़ी फूक रहा था। तो फिर बंदूक लेके कहता है तुम चलाना सीखो। तो भाई तुमने तो कभी बंदूक देखी नहीं थी, घबरा गया, कह रहा इसमें क्या है, एक कुत्ता बेचारा चिल्ला रहा था, उसको मार डाला, उछल गया वो कुत्ता। भाई बिल्कुल दहल गया उसके साथ। और उसने फिर कैसे ये फिल्म बनाई वो श्रवण जी ही जानते हैं। इस बार मुझे मिले थे इंदौर में श्रवण जी,
हाँ, इंदौर में वो आए थे, हाँ। हाँ, और वो उसमें भी आए थे अपने गांधी कथा में भी, पर गांधी मेरा कथा में परिचय भी नहीं आए था थे। श्रवण जी से। तो फिर हाँ मैंने उनको फोन करके बोला मैं चंद्रहास की बहन हूँ और आपका आपसे मिल लेते हैं। तो वो आए थे होटल में मिलने के लिए। हाँ तो ये सब तो कहानी थी उसकी। तो उन्होंने भाई के पास वो 16 mm वाला कैमरा था, तो उससे हाँ हाँ उसने फिल्म बनाई थी। पर वो फिल्म को तो ट्रेस नहीं कर पा रहे कहाँ चली गई है। लेकिन वो बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होता अगर फिल्म हाँ। वो डॉक्यूमेंट्री कई बार होती। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती बाद में। हाँ एक जी। हमारी बड़ी बहन ही है, वो भी रत्नोत्तमा सेन गुप्ता, आप जानती होंगी, कलकत्ता में टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट भी हैं। उनकी उनकी विशेषता है कि वो नवेंदु घोष जी की बेटी हैं, जिन्होंने विमल राय की अनेक फिल्मों की पटकथा लिखी थी। ओह, ओके। बंदिनी, मधुमती, वाह। तीसरी कसम, ये सारे मोरा जो घोर रंग दे दे मेरे मुहे श्याम रंग। क्या बात है। तो नवेंदु दा ने अपने जीवन में एक फिल्म शुरू की, डाकदर बाबू, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर। अच्छा। और वो लगभग 10 रील बनने के बाद डब्बा बंद हो। उसपे धर्मेंद्र थे, जया बच्चन थी, और वो अच्छा, फिल्म, उसपे 8, उसके लिए 8 गाने जो रिकॉर्ड कराए थे, वो मैं वो दीदी से पूछता रहता हूँ, बोले वो कहीं नहीं है। ये एक बार खो जाता है ना फिर उसको ले आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मुझे ये लगता है कि कम से कम वो 8 गाने कहीं ना कहीं तो होंगे, पर किसको अब फिक्र है। आर डी बर्मन उसके संगीतकार थे, बहुत सुंदर। जी वो जी सपना जी। अधूरा रह गया, नहीं तो डॉक्टर बाबू बहुत अच्छी फिल्म बहुत बन रही थी सुंदर पर। फिल्म होती वो और तो धर्मेंद्र कितना अच्छा काम करते थे बंदिनी में, कहीं हाँ, भी बहुत सत्य काम बंदिनी। उनके मेरे पहले तो की वो फिल्म्स बहुत अच्छी। मेरे तो वो देवता ही हैं एक तरह से। मेरे भी बहुत ही अच्छे लगते थे और इतना सरल सा और सादा सा उनका अभी अभी इसी व्यवहार। इतवार को हमारी उनसे फोन पर बात हुई। तो मेरी भी उनको नमस्ते पहुंचा दीजिएगा क्योंकि मैंने भी उन्हें बहुत बहुत पसंद किया हमेशा। कभी जरूर। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो कुछ अपना वीडियो 2-3 मिनट का मुझे जरूर भेजें। वो हाँ। इस समय अपने खेत में है और अपना एंजॉय कर रहे हैं पूरे क्वारंटाइन समय को और क्या फगवाड़ा लॉकडाउन में को। है वो? नहीं, ये वहाँ खंडाला, लोनावाला, अच्छा। बहुत बड़ी जमीन है, और वहाँ उन्होंने पूरा पंजाब पंजाब ही बता दिया अपनी इच्छा को। अच्छा वो तो। बहुत, वो तो बहुत हातिम ताई जैसे है, बहुत मूडी आदमी, क्या चाहते हैं। तो वहां पर वो फल सब्जी उगाया करते हैं, कुछ कुछ वीडियो ट्विटर में शेयर करते हो कभी कभी, मैं वेरी आपको पास नाइस। किया करूँ। बताइएगा। जी कभी जी। कोई बड़ी बड़ी सी लौकी लेके दिखाते हैं, कभी कद्दू लेके कुछ भी बनारस जो, में भी होती थी इतनी बड़ी बड़ी लौकियां, इतने मोटे मूली। कभी गंगा का पानी। उनकी उनकी गाय ने कोई बछिया का जन्म हाँ, हुआ है तो वो दिखाएंगी, ये मेरा नया मेहमान आया। धर्म जी बहुत जॉली हम है। भी गाय के बीच में ही पले हैं। गौशाला होती थी ना सेवाग्राम में। हाँ तो हाँ हाँ। हमारे मित्र तो वही थे, गाय बछड़े मुर्गियां, ये सब इन्हीं यही मित्रों के बीच में पले हैं। बिल्कुल प्रकृति के साथ ही पले हुए हैं, इसलिए लगता है उड़ते रहे स्वच्छंद रूप से आसमान में। वो जो आपने पंछी मन बोला है ना, वो बिल्कुल वही है मेरा। बहुत उड़ता है। फिर भी तो आप खैर। किनकी पसंद, जी। आप क्या कह रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कह रही, अपनी यात्रा के बारे में सोच रही थी, लेकिन आप बताएं पहले। कौन सी फिल्में, किस तरह की फिल्में आपको पसंद आती? आजकल तो नहीं देखती, मुझे कोई नहीं पसंद आती। पहले वाली जो हमारी थी ना, सारे मैंने नाम भी नहीं याद है, पर मुझको भी फिल्म्स में रोल ऑफर हुए थे। वो जो नाटा ने बनाई थी ना, वो वाली किस, मेरे नैना सावन महबूबा? भालू महबूबा में रोल ऑफर हुआ था। अम्मा अच्छा ने अच्छा। मना कर दिया। तो ऐसे ही काफी साउथ के भी काफी लोग आए थे, ऑफर कर रहे थे। हाँ तो वो भी एक चैप्टर खत्म कर दिया गया। साउथ में आज ही मैं एक वो पुरानी राजेंद्र कुमार की एक फिल्म थी, उसमें गाना सुन रहा था। कौन सी? बी सरोजा देवी, और वो कितनी सुंदर तेरी थी, मुझे प्यारी लगा। प्यारी सूरत को। नहीं, कर करके जिसका इंतजार मेरा दिल गया हाथ, अच्छा। तो राजेंद्र कुमार भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। देखो लाई मेरा प्यार, समथिंग ऐसी कोई लाई। तो मुझे तो अब याद ही नहीं आ रहा, मैंने सोचा ही नहीं कि हम फिल्मों के बारे में बात करने बैठे हैं यहाँ पे। तो इसके मैं कैसे बताऊं कौन सा हर एक ये चीज मेरी असल फिल्म में की पसंद है मुझको। मेरी कमजोरी है। मैं इसलिए फिल्म की बात करने लगा। या मुझे बहुत हम पसंद है। वही एक है। बात और जोड़ना चाहते हैं, आपने जो बनारस की बात की थी, और
बुद्ध की बात की थी। बनारस से बुद्ध के उन अवतारों का किस्सा भी जुड़ा हुआ है ना, जो जातक कथाएं हाँ, हमारी परंपरा में सारनाथ। प्रचलित है। जी जी हमने दो बिल्कुल। तीन नाटक भी लिखे उनकी कहानियों पर। हाँ, वो देखना, उसका लिंक भेजिएगा, बहुत हाँ, सुंदर लगेगा। आप तो एक बहुत सुंदर गजमोक्ष नाटक लिखते हैं। आप एक तो बहु गजमोक्ष या लिखा था, एक बहुआयामी नेपाल। कलाकार हैं। बहुत अच्छा लगता है इसलिए मुझे। तो अब आगे अगर बढ़े, तो ये सब जब गांधी कथा बहुत ग्रामीण स्तर पे मैंने शुरू किया, लोगों को सिर्फ गांधी के विचारों से अवगत कराने के लिए और उन्हें इंस्पायर करने के लिए। तो ये जो ऐसा सिलसिला चला हमारे गांधी कार्य के साथ ही साथ, फिर एक पीएमओ में हमारे अंकल हैं, टीके नायर जी, और एक कृष्णमूर्ति अंकल भी जो है, जो मारुति के फर्स्ट चेयरमैन रहते, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में जाके, पीएसयूज में जाके गांधी की आइडियोलॉजी लेके जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तब हमने फिर कुछ 35 महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज के हर जगह जाके 300 से ज्यादा टॉक्स और सेमिनार्स किए गांधी जी पे। उस सारे समय का बहुत सुंदर अनुभव है, क्योंकि लोग गलत समझते हैं उनके विचारों को, उनको पता ही नहीं है गांधी जी के बारे में। तो उसको किस तरह बताऊं, रोचक कैसे बनाऊं, उनको इंस्पायर कैसे हो, ये सब काफी मैंने उस पर सोचा, रिसर्च किया, और फिर फाइनली मैंने इसको गांधी कथा का रूप दिया। खैर, नारायण देसाई जी तो कर ही रहे थे, उनके साथ भी मैंने बहुत दिन साथ में काम किया, और हाँ, फिर अपने ढंग से मैंने गांधी कथा को मोल्ड किया। और अब जो शुरुआत हुई गांधी कथा की, तो गांधी 150 के दौरान 33 कंट्रीज, 33 कंट्रीज में जाके गांधी हाँ, कथा और गांधी पर टॉक्स दिए। इतने सारे लोग इंस्पायर्ड हैं गांधी जी से, इतना सुंदर गांधी कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही गांधी जनों से मुलाकात हुई, बहुत ही ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं। तो ये सब बहुत सुंदर अनुभव रहा पिछले साल। और अभी अगस्त पिछले साल से तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा था कि आके अगस्त क्रांति दिवस के बारे में गांधी कथा के थ्रू करो, तो वहां पे मैंने शुरुआत की। बहुत सुंदर रहा। और उस दिन तो सुषमा जी का भी देहांत हो गया था, तो वो एक्चुअली उस दिन होने वाला था कि नहीं ये भी डाउट था, लेकिन उन्होंने कहा, गांधी जी का कहना था चाहे कुछ भी हो, द शो मस्ट गो ऑन, हाँ, कार्यक्रम तो होना ही है। तो फिर वो सीधे वहां से आके नहा के गांधी कथा में बैठ गए। तो मेरा अगस्त क्रांति दिवस पे बहुत सुंदर, उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा कि सारे राजभवन और राजनिवास और हर जगह पर ये गांधी कथा करो। तो इस तरह से कई जगह जाके मैंने गांधी कथा की प्रस्तुति की, बहुत जगह नए नए तरीके से मैंने प्रस्तुत किया, क्योंकि हर जगह कॉन्टेक्सचुअल गांधी कथा कहती हूँ। और चलता रहा, बहुत सारे इनविटेशंस थे, वो तो कैंसिल ही हो गए। अब आ गया दौर दौर कोरोना वायरस का। तो लॉकडाउन के समय भी वो फिर उन लोगों ने बुलाया, तो कुछ 35-30 कंट्रीज में ऑनलाइन चल रही है मेरी गांधी कथा। हाँ, हाँ, बहुत, जी, बहुत ही बहुत पसंद की जा रही है। लेकिन अब जो मैंने अपना थोड़ा सा उसके ऊपर जो ज्यादा फोकस दिया है, कि गांधी जी की से हम क्या सीख सकते हैं फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, गांधी जी का क्या कहना था। और की टू हेल्थ जो उनकी किताब है, जो कि बहुत ही सुंदर किताब है, जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद और योग योग की जो परंपरा है, और गांधी जी की ही जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उस पे आधारित है। तो उसको इनकॉर्पोरेट करके लोगों को कह रही हूँ कि कहीं री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पुरखों ने, और खासकर गांधी जी ने ही हमारे सामने एक रोल मॉडल स्थापित किया हुआ है। सिर्फ यू हैव टू लिव विद संयम, स्वावलंबन और नेचर के साथ तालमेल बना के, प्रकृति के साथ रिदम, प्रकृति के रिदम में चलते हुए, हमें बहुत ही ग्रैटिट्यूड और बहुत प्यार के साथ, और खासकर कोरोना वायरस के साथ बहुत रिस्पेक्ट दिखाते हुए, क्योंकि वो भी तो अल्टीमेटली उसी ईश्वर का रूप है, अव्यक्त है, लेकिन है तो हर अणु में व्याप्त वही रूप। तो इसीलिए मैं इस तरह से उनको एक आध्यात्मिक मार्ग पे मोड़ते हुए ये सिखा रही हूँ। तो बहुत पसंद कर रहे हैं इतने सारे कंट्रीज में। अभी तो इस साल, अभी जुलाई तक तो मेरे पास कुछ 40 ऑनलाइन गांधी कथाएं हैं। तो भारत में भी करे लोग, मैं ये चाहती हूँ कि अपने अपने स्तर पे आयोजित करें। बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ
इंस्पायर होने के लिए है। खासकर उनकी जो ट्रेट्स है ना, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ट्रेट्स हैं, जो कि वो वननेस की है, ऑब्जेक्टिविटी की है, उनके यज्ञ के रूप में उन्होंने जिस तरह से काम किया, उनका जो वॉक, जिस तरह वो, जो कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं था, जिस तरह वो हर काम को ईश्वर दत्त काम मानते थे और हर व्यक्ति के साथ वो प्रेम और रिस्पेक्ट के साथ पेश आते थे। उनका तो कोई दुश्मन नहीं था, किसी के साथ स्कोर सेटल करना नहीं था, उनको सबके साथ सिर्फ कंपैशन, प्यार और सेवा करके बांटनी थी। तो ये जो भावना है, खासकर अभी कोरोना वायरस के समय जब हम इतने दूर हैं, लेकिन हमें साथ रहना है, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना है और जो बहुत दुखी है उन तक पहुंचना है, तो क्या तरीके हैं। गांधी जी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं। तो ये बातें मैं सबको बताती हूँ और बहुत अच्छा रह रहा है, बहुत आनंद अभी लगता है जी। स्मिता जी बहुत प्रभावित हैं, वो लिख रही हैं दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। तो मेरे लिए जो भी हर गांधी कथा या हर समय मैं गांधी जी का जो नाम लेती हूँ, वो मैं एक मीराबाई के भजन के सिर्फ वर्ड्स बोल रही हूँ। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सो दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। यही भाव रहता है मेरा गांधी कथा के समय। पूरी तरह से एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस जो मेरा हर रोज रोज होता है, मैं तो चाहती हूँ रोज मैं बोलूँ गांधी कथा, ताकि मैं रोज रोज नित्य विकासशील एक आध्यात्मिक जीवन जी सकूं। हाँ, तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि जो लोग चाहते हैं वो जरूर सुनील जी को ही लिख दे। वही अच्छा, आपने जो ऑर्गेनाइज किया था ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए, उसकी तो हाँ, मैं कितनी तारीफ करूं, क्योंकि बहुत सुंदर आयोजन आपने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के लिए किया था। हमारे दोनों साथी सहयोगी इस समय देख रहे हैं, कारका भी प्रमोद भी आ गए हैं। ओ प्रमोद प्रमोद, लिखा है। नमस्ते, कैसे हो? बहुत मिस कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाँ, आना। और रितेश भी, रितेश ओ और प्रमोद रितेश, दोनों हमारे। उज्जैन से है ना रितेश तो? रितेश भोपाल से, पर वो साथ में भोपाल गए थे। से? अच्छा अच्छा, तो नमस्ते रितेश। और बहुत अच्छा लगता था आना पूरे अपने संगत के साथ। स्वाति और दीपक भी मिस कर रहे हैं, हम सब बहुत हाँ, मिस कर रहे हैं अपनी मंडली को लेके गांधी कथा करना। तो होपफुली फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो है, मैं आपको, अब मुझे कितना समय है मेरे पास? 20 एक मिनट है। अभी तो, अभी 20 मिनट है। मंगला जी कह रही थी कि आपसे गाना सुनना है। गाना नहीं ये भी, आता, भगवान ने मुझे कंठ नहीं दिया, गला हाँ, है लेकिन मुझे गा नहीं लगा कि सकती। ये भी कोई सरप्राइज हो सकता है क्या? नहीं, मेरे घर के सारे लोग गाते हैं, लेकिन अच्छा। मुझे तो नहीं। कौन? स्वाति का गाना सुना दूं आपको? हाँ, कुछ। मंगला जी से पूछिए। तो मैं एक मंगला, छोटी से छोटा मंगला जी अगर आदेश दे तो मैं स्वाति का गाना सुना दूं। नहीं वो गांधी कथा धुन बताइए। मंगला जी कह रही है तो आप कर दीजिए, सो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा आश्रम का जीवन था, रवि जी 1 मिनट रुकिएगा। आश्रम का जो जीवन था वो सामूहिक जीवन था। इसमें हाँ, 4 सामूहिक कार्य होते थे। पहला सामूहिक प्रार्थना, जो कि सर्वधर्म प्रार्थना होती थी, सवेरे 4 बजे और शाम को 7 बजे। तो समय तो हो ही गया है प्रार्थना का। और हाँ, उसके बाद सामूहिक सफाई, जो कि पूरे आश्रम के परिसर की सफाई और पूरे टॉयलेट की सफाई। सबसे बड़ी गांधी जी का तो इंसिस्टेंस था सफाई पे। तो सबसे हाँ, संडास सफाई, जिसको कि उन्होंने आर्ट बना दिया, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया, अभी भी करते हैं उससे संडास की सफाई। उसके बाद सामूहिक भोजन, जिसमें सभी लोग जाके पका, मतलब चक्की चला के फिर काट के खाना बना के, और हम छोटे छोटे बच्चे तो कड़छियां ही धो लेते थे, लेकिन हमें भी काम करना पड़ता था। और जिस दिन हमारा नंबर आया रोटी पकाने का, तो सबको कच्ची पक्की रोटी खानी पड़ती थी। तो उसमें हम क्या करें, हम भी तो ट्राई ही कर रहे थे उस समय। तो ये सही एक, बात। और इसके बाद सामूहिक सूत्र यज्ञ। गांधी जी ने हाँ, कताई को ही यज्ञ कहा, तो वो हाँ, सामूहिक सूत्र यज्ञ था। तो इसीलिए 5 साल से सीख लिया। तो अब मैं जाती हूँ सामूहिक प्रार्थना पे, और उसमें सवेरे शाम की जो सर्वधर्म की प्रार्थना होती थी, उसमें सारे धर्मों की प्रार्थना होती थी। लेकिन जो ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक है, वो हाँ, सवेरे शाम दोनों, और
18वें सेकंड चैप्टर भगवत गीता के जो 18 श्लोक है स्थित प्रज्ञ के लक्षण, वो शाम की प्रार्थना में, तो इसलिए मुझे आज बोलना पड़ेगा प्रार्थना के समय। तो रवि जी क्या आप बजाएंगे? लेकिन उसके पहले मैं श्लोक बता दूं ईशोपनिषद का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस जगत में जो कुछ भी जीवन है वो ईश्वर का बसाया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ईश्वर के नाम से त्याग करके तू यथा प्राप्त भोग किया कर, किसी के धन की वासना न कर, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये जो वर्स है इसके बारे में फादर मोट आए थे अमेरिका से, क्रिश्चियन प्रीस्ट थे 1936 में। गांधी जी से कहा था कि आप भारतीय संस्कृति को 3 शब्दों में बता दीजिए, तो गांधी जी ने कहा था त्यागो और भोगो, ये भारतीय संस्कृति है, रिनाउंस एंड रिजॉइस। और ये जो चाहे सारे वेद ही खत्म हो जाए, सारे उपनिषद खत्म हो जाए, ईशावास्य भी खत्म हो जाए, तो भी ये जो फर्स्ट वर्स है वो भी अगर भूल जाए, लेकिन उसमें से तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये जो फ्रेज है फॉर एवर इट विल सिग्निफाई द एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर, त्यागो और भोगो। तो इसी को गांधी कथा धुन में हमने कहा, आप बजा सकेंगे? हाँ, तो वो वर्ड्स है, ना यह तेरा ना यह मेरा, ईश्वर का यह राज है। तो वो मैं सुना देती हूँ थोड़ा सा 2 मिनट, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है हमको। अगर गाना आता तो मैं ही गा देती। नहीं, फिर भी सुनना अच्छा लगेगा। तो फिर रवि जी कह रहे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम सुनाऊंगी मैं जाने से पहले। हाँ, ऐसा करिए। ओके। मुझे गांधी कथा के दिन याद आ गए। बहुत सुंदर। स्वाति भगत और दीपक कालरा, तो हाँ, उन्होंने गाया था अपने किसी भोपाल के ही उसमें से निकाल के हम लोग बजा रहे हैं। अगर इसमें प्रेजेंटेशन की सुविधा होती, शायद नहीं कर पाए हम लोग, तो उनका हाँ, तो हम उसमें फेसबुक लाइव में उनका अलग से आता है, वो गाते हैं ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो बहुत करके आपके मध्य प्रदेश वाला ही हम लोग लेते हैं, तो हाँ। हमें आपका साथ बार बार मिलता है। ये तो मध्य प्रदेश में ये तो है कि कल्चरली बहुत उस तरह से बहुत एक्टिव और रिच है। और हाँ हमारे यहाँ जो भी कुछ एक पूरी जनरेशन है जो 6, 7, 8 साल में अंततः रिटायर हो जाएगी, लेकिन जो ये सब कोई ना कोई, हम लोग केवल नौकरी नहीं करते, लिखने पढ़ने वाले भी हैं, कोई ना कोई आर्टिस्ट है, कोई लेखक है, कोई कवि है। और कितना कमाल का कार्यक्रम है आपका बातों बातों में, जिसको कि मैं लगातार देख रही हूँ 1 महीने से, शायद थोड़े सा एपिसोड आप शायद आप मिस हो आप गए। आपकी ब्लेसिंग हमेशा रही है हर और दिन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इंतजार करती हूँ, इतना परिचय होता है कलाकारों से और बहुत क्रिएटिव लोगों से, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत ही तृप्त होकर फिर मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ आज आज भी देखिए ना, अब ये प्रमोद हमारे लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर एक गांधी कथा में सुनने का सौभाग्य मिला है मुझे। हम्म। हम सबको एकदम बहुत एक अपनत्व लगा है। आपके साथ खंडवा की यात्रा, आपके साथ जी। उज्जैन की, देवास की यात्रा, देवास।
तो जहां जहां से आपके कलाकार आ जाते हैं तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों नहीं मिली इनसे। इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात आपके मध्य प्रदेश में है, आप खुद ही एक हीरा है और जवाहरात है, तो आप तो मिल गए, आपके साथ बाकी भी मिल रहे हैं। तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है, आपका प्रोग्राम चले, बहुत सक्सेसफुल हो, न ऐसे हम लोग आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे से मिल जाए, हम लोग साथ मिल के जब हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये आपको एक बात बताना चाहूंगा, उसका अवसर पहले कभी आया नहीं क्योंकि हम लोग की बातचीत नहीं हो पाई रही। आपकी मैं मेजबानी में रहा, ड्यूटी में रहा, तो क्रिएटिव टॉक नहीं हो पाई। ये तो गांधी जी का 125वां जन्म वर्ष मनाया जा रहा था 1995-96 में, तब भी यहाँ पर स्टेट की कमेटी बनी थी, तो उस पर मैं 3 साल पहले बहुत काम किया। और दिल्ली आया करता था, गांधी स्मृति, गांधी शांति प्रतिष्ठान, तभी अच्छा अनुपम जी से, राजीव बोरा जी से परिचय हुआ था, राजकिशोर जी से। अच्छा ओके तो मुझे मैंने उस समय की जो स्मृतियां और जो कार्य किए थे, मैंने 150 साल में मैंने उनको रिवाइव करके दोबारा से, वे बहुत जो सुंदर जो गांधीवादी उस समय के चिंतक और विचारक जिन पर हमने अभी किताबें निकाली, महेश दत्त मिश्र जी पर या विशंबरनाथ पांडे जी पर, अरे वो वाह सभी जीवित थे, 95-96 साल की उम्र के थे। और मुझे मतलब उनका हाथ पकड़ के ले चलने का जो सौभाग्य मिला वो मैं भूल नहीं पाता, या उनका बैग उठाने का, सच ये और मुझे इतने किसी मंदिर मंदिर की पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। बिल्कुल बिल्कुल क्षणमपि सज्जन संगत रेखा, एक क्षण भी मिल जाए ना तो जीवन तर जाता है। ऐसे गांधी जी का ही बापू की कुटी में मैं खेलती थी और उनके जो भी वाइब्रेशंस थे वो कैसे अंदर आ गए, कैसे मेरे पूरे खून में वो समा गए, जैसे कि आपके भी खून में, सभी के खून में वही खून दौड़ता है जो गांधी जी में दौड़ता था, क्योंकि आप और हमारे जैसे साधारण इंसान थे। और किस प्रकार वो सब नेचुरली होता चला गया कि गांधी जी का, मेरा चैतन्य, आपका चैतन्य, गांधी जी का चैतन्य, सृष्टि का चैतन्य एक ही तो है। तो हम सब उस चैतन्य में बंधे हुए लोग हैं। 25 साल पहले शोभना जी, जो मैहर बैंड है ना, जो यहाँ पर मैहर, जो बाबा अलाउद्दीन का साहब ने जी जी बनाया था, जी जी 18-20 लोगों का जो ऑर्केस्ट्रा है पूरा, तो आश्रम भजना वाली के चयन करके 10 भजन हमने मैहर बैंड की धुनों पे तैयार कराए। वाह, उसका तो कैसेट निकाला था, वो सुना 95 की दीजिए बात ना, बता। सुना दीजिए ना। मैं अरेंज करूंगा, आपको उसकी सीडी वीडी में वो भेजूंगा। बहुत ही बहुत बढ़िया रहेगा। वो बड़ा दुर्लभ हो गया है, वो हमने ढूंढ ढांड के, उस समय तो कैसेट चलता था, हाँ छोटा वाला। फिर उसको सीडी में लिया है, लेकिन ऐसे कुछ नवाचार करने के मौके भी आए। क्या बात है। तो आपका तो जैसे बहुत, जैसे दोबारा भी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नहीं, और बहुत बढ़िया, बहुत, और आपको थैंक यू भी करना है कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी। मैंने कहा कि बोल ही लूँ आपके पास आके, आपने हर बार गांधी कथा की बात कही है तो लोगों को लगा होगा कि गांधी कथा है क्या, क्यों गांधी कथा है, हमने तो सिर्फ भगवत भागवत कथा और राम कथा सुनी है, तो ये गांधी कथा कैसे हो गई। तो ये सवाल आता है लोगों के मन में। तो मेरी दृष्टि ये थी कि जो हमारी ओरल ट्रेडिशन है, जो हमारा हाँ, सारा ये परंपरागत जो स्टोरी टेलिंग का और हमारी कथा का ट्रेडिशन इतना अलाइव और इतना ब्यूटीफुल है, उसी को रिवाइव करके गांधी जी के बारे में कहना बहुत अच्छा लगेगा। लोगों को भी वो फॉर्मेट बहुत पसंद आए, क्योंकि उसमें भजन भी है, संगीत भी है, धुन भी है, गीत भी है और कहानियां भी है। तो आज आपके जो ये कार्यक्रम में है, मुझे चूंकि इतने डिस्टेंस में नजर नहीं आ रहा ठीक से कितने लोग आए हैं और क्या उन्होंने गांधी कथा सुनी है मेरी, तो मेरे बहुत बहुत से लोगों ने सुनी है। जी अब ये मेरे साथी विनय उपाध्याय जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये आपको जानते हैं, उन्होंने भोपाल में सुनी है। नमस्कार विनय जी, अच्छा उन्होंने सभी, सुनी है ना। जी हाँ, और स्मिता जी तो बहुत ही अभिभूत है। डॉक्टर अनिल चौबे रायपुर से हमारे अच्छा आदरणीय, हाँ, हम लोग सिनेमा पर लंबी लंबी बातें करते मैंने कुछ तो देर बातें तक। सुनी है ऐसा, अब तो ये इतने परिचित लगते हैं मुझको कि मैंने तो उनको देखा हुआ है आपके प्रोग्राम में, सुना हुआ है, तो मुझे तो बहुत आत्मीय लगते हैं सारे। तो आज लगता है हमारे सारे आत्मीय साथ हैं और आपका बातों बातों वाला कार्यक्रम है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वो बहुत रिचर्ड सुंदर एटनबरो से ने जो गांधी फिल्म बनाई, उसको जी उसको लेकर डॉक्टर अनिल चौबे बहुत बढ़िया बात करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से एक क्लाइमेक्स से सीन है जिसमें वो एक आखिरी मीटिंग चल रही है, जिसमें गांधी जी बहुत दृढ़ता से अंग्रेजों के जो अधिपति उनसे कहते कि आपको जाना ही होगा। तो बोले इस समय इस आर्टिस्ट के फेस पे देखो कितनी मजबूती दिख रही।
हाँ। कि और भारत रिचर्ड, अब एक पल भी अंग्रेजों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं था। जाना ही और नहीं। मैं आपको बताऊं, एटनबरो घर आए थे, काफी दिन तक हमारे घर में ही उनका आना जाना था। वो जो स्क्रिप्ट दिया पिताजी ने दिया, और उसकी हाँ हाँ साबरमती आश्रम की या दांडी वाली जो शूटिंग थी वो दिल्ली के पास ही सेट इरेक्ट किया था। हाँ हाँ तो पहले तो उन्होंने मुझे भी चूज किया था, लेकिन बहुत ट्रेडिशनल इंडियन फेस की वजह से वो कस्तूरबा के लिए फिट नहीं हुआ मेरा फेस। हाँ बहुत हाँ। ही एक टिपिकल इंडियन फेस है ना, तो चला नहीं। फिर तो मेरा भी रोल होता उसमें। लेकिन सारी गांधी पीस फाउंडेशन पूरा का पूरा शूटिंग के दौरान उसमें इन्वॉल्व था, और हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहा है रिचर्ड एटनबरो जी के साथ। उनके साथ एक लेडी ही थी, उनका नाम याद है, रानी दुबे। वो बीबीसी में प्रोडक्शन देखती थी, वो लेके आई हम्म, थी। तो हर चीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव है। एक जुड़ाव और बताना भूल गई, सेंटिनरी में खान अब्दुल गफार खान आए थे, हाँ फ्रंटियर गांधी, जो कि सीमा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो सीमांत गांधी थे, जो गांधी जी के साथ आ गए थे। पठान थे हाँ और काफी गर्म खून वाले थे। उन लोगों में हाँ कैसा बदलाव आया, वो कैसे अहिंसक बन गए, और उन लोगों ने खुदाई खिदमतगार नाम की अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। जब वो भारत आए 69 में, तो इंदिरा गांधी ने उनके लिए ल्यूटन्स दिल्ली में कोई एक कोठी जो 5 राजेंद्र प्रसाद रोड है वो तैयार की थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं राधा कृष्ण के घर जाऊंगा। अब इतना लंबा चौड़ा आदमी हमारे घर आ गए। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा वो भी नहीं था, बेड भी नहीं था। तो स्पेशल ऑर्डर बना के वो 7 फीट का बेड बना। अब वो वहां रहने लग गए। अब प्रॉब्लम ये थी, वो तो निरामिषी भोजन करते थे। निरामिषी कहते हैं ना नॉन वेजिटेरियन को, कि सामिश कहते हाँ। हैं, वन ऑफ दैट, नॉन निरामिष वेजिटेरियन। तो हाँ हाँ, गलत हो गया, गलत हो गया, निरामिष तो नॉन वेज। सॉरी। सॉरी। तो हमारे घर में तो हमारा ये निरामिष चलता था। तो फिर जब उनके लिए मृदुला सारा भाई अपना टिफिन में, शाहनवाज खान साहब और मृदुला सारा भाई, मृदुला बहन जिनको हम कहते थे, टिफिन कैरियर में लाती थी। उनको पता लगा, बड़े नाराज हुए, कह रहे नहीं, जो कमला बनाएगी मैं वही खाऊंगा, जो ये बच्चे खा रहे हैं वही खाऊंगा। तो फिर 1 महीना वो वही प्रतिष्ठित हो गए। फिर जब गए तो भारत में सारी जगह, तो उनको कुछ दान वान सब मिला था, तो पोटली बना के ले आए। पोटली ला के अम्मा को दे दी कि कमला तुम पोटली रख लो। अम्मा ने रख दी अलमारी में, जैसी की जैसी दी थी। अब जो जाने का दिन आ गया, कह रहे कमला पोटली दे दो। तो जब पोटली दिया, आके कहते 1 रुपया कम है। अब जो दुर्गति हुई मेरी माँ की, कि 1 रुपया तो मैंने छुआ भी नहीं है, कहाँ से ला के दूं। तो फिर कहने लगी आप फिर से एक बार गिन लीजिए, क्योंकि मैंने तो उसकी ओर देखा भी नहीं है। तो फिर गिना, फिर आया, कह रहे कमला ठीक है, सारे पैसे है इसमें। तो इस तरह से बड़े बड़े लोगों का सानिध्य मिला है, और बहुत जीवन मुझे लगता है कि बहुत कृतार्थ हुआ। पिताजी और माँ का जो इसमें योगदान है मेरे पूरे जर्नी में, बहुत बड़ा रहा। अभी भी उनका प्रेजेंस है, और अम्मा तो अभी भी बहुत गाइड करती हैं। आज आपका प्रोग्राम था तो मैंने बताया था, तो बार बार पूछा, जो जो तुम बोलना चाहती हो सारा सोच लिया है तुमने, क्या क्या कहोगी ठीक से बताना, गांधी जी के बारे में सारी बात बताना, सारी जर्नी के बारे में बताना। क्योंकि एक यूनिक कॉम्बिनेशन रहा रचनात्मक कार्यक्रम के साथ क्रिएटिविटी का, डांस का। तो बहुत बहुत सारे फेस्टिवल्स में, बहुत सारी जगहों में बहुत डांस हुआ, खूब डांस किया। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल। तो ये है। लेकिन सारे सुनने वाले बहुत नतमस्तक है आपको बोलते सुनते हुए, आपको देखते हुए। जी, और अगर समय है तो मैं थोड़े से श्लोक बोल दूं आज शाम की प्रार्थना सभा से। समय कितना है, समय है? 2 मिनट 2 मिनट तो में है। बोलूं? तो मैं सिर्फ 4 श्लोक बोलूंगी। द्वितीय चैप्टर के 18वें, द्वितीय दूसरे अध्याय के 18 श्लोक है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन मंगला जी उवाच, बार बार गाना लिखती है, पता नहीं उनको कहीं इम्प्रेशन है कि स्थित आप गाती हैं। प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत प्रजेत किम। श्रीभगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोध
स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसके आगे के श्लोक कृपया आप लोग बोल लीजिएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, हर शाम की प्रार्थना में गाई जाती थी। मैं भी वही जीवन जीती हूँ, 4 बजे सवेरे से 10 बजे रात तक का आश्रम जीवन। तो वो आप लोग जिए। इस कोरोना वायरस के समय आप लोग स्वस्थ रहे, अपनी दिनचर्या बहुत सुंदर रखें, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। गांधी जी का तो कहना था कि स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए कि बीमारी पास भी नहीं फटकनी चाहिए, और हर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो अपने शरीर की देखभाल करे। तो आप लोग कृपया अपने शरीर की देखभाल करिए, अपने मानसिक जो भी दुविधा है उसकी देखभाल करिए, आध्यात्मिक आपका प्रोग्रेस हो, ऐसी मेरी ईश्वर से और बापूजी से प्रार्थना। उनके आशीर्वाद के साथ मैं आपका धन्यवाद सबका करती हूँ। मैं भी आपका नतमस्तक हूँ और अभिभूत हूँ। आज का दिन, आज की शाम और आज का ये कार्यक्रम अनूठा, यादगार, और आपको आते रहना है हर दिन। जरूर, आप हाँ, बुलाए तो मैं तो आऊंगी ही, वैसे भी आऊंगी, आपका प्रोग्राम तो मैं देखूंगी। मैं तो इंतजार करूंगा जी, आपको आते रहना है, और आपकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए हर दिन। प्रणाम। सबको अच्छे रहिए। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। रवि जी को रवि जरूर जी बुला 1 मिनट आके जरा सा मेरा भी हमारा थैंक्स स्वीकार कर लीजिए, जल्दी आइए। वो कहीं और है, मेरे साथ तो आ जाओ, साथ आने से मजा है ना। हाँ, देखिए ऐसे अभिभूत है ना नहीं, करें, आप इधर आए, अभिभूत है। इधर आइए, सबको जरा सा हम अपनी जोड़ी तो दिखा दें। हाँ हाँ, जोड़ीदार के बगैर काम नहीं होता लाइफ में। नहीं, इसीलिए वो तो शर्मा गए, अब हम क्या करें, तो अगली बार मिलेंगे। नहीं, नमस्कार। एक गाना सुनाइए सुनील जी, आप अपना मनपसंद गाना बता दीजिए जो मैं सुनूंगी बाद में। आज के लिए मेरा अपना मनपसंद गाना। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ठीक है, जीवन वाह मीठी प्यासी कहती। वाह वाह, बहुत सुंदर, आज सुनूंगी। रवि जी पूछ रहे हैं आप केसी दीवान जी को जानते हैं? टीसी दीवान जी जो प्रोड्यूसर थे उनको जानते हैं? नहीं। अच्छा, कुछ उनका परिचय घरेलू था उनके साथ। अच्छा। तो मुझे तो आज अभी जो दिमाग में आ रहा है वो है, छू कर मेरे दिल को क्या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा लगे जग प्यारा सा। जग। बड़ा अच्छा, कोई भी गीत जो रविंद्र संगीत पे आधारित हो ना, वो बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे गाने को किशोर कुमार ने कितने मखमली अंदाज में गाया, वो कितनी आह, मध्यम लय में। बहुत मजा आता है, जो बहुत कहे सुंदर। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं। हाँ, तो वो गाना कोई है तो गा दीजिए ना। आप तो गाते होंगे। हम नहीं गाते। अगर गाते होते तो हम ड्यूएट गा देते दोनों मिलके, पर हमें भगवान ने वो नहीं दिया, तो क्या करें। कभी कभी मिलेंगे तो फिर गाएंगे, अभ्यास करेंगे, ओके, और जब फिर आगे गाएंगे। ठीक है। पक्का। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, जो गाने वाले हैं मुझे जरूर गा के सुना देंगे। थैंक यू, नमस्कार।